नमस्कार। चलिए आज बिहार के खास विधानसभा क्षेत्र नौतन की राजनीति को समझते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। सवाल यह है कि जब जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हों तो कोई एक पार्टी बार बार जीत कैसे जाती है। देखिए, कहानी तो सिर्फ एक सीट की है, लेकिन इससे हमें राजनीति के बदलते तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है। आप सोचिए, नौतन में बाढ़ है, बेरोजगारी है, बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां, फिर भी जो पार्टी पावर में है उसकी पकड़ इतनी मजबूत कैसे है। ऐसा लगता है ना जैसे उनकी स्ट्रैटेजी में कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। तो चलिए आज इसी सीक्रेट फॉर्मूले का पता लगाते हैं। इसका जवाब समझने के लिए ना हमें पहले इस इलाके को और यहाँ जो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं उन्हें समझना होगा। नौतन आप समझिए सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लैब जैसा है। चलिए एक एक करके उन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से ये इतनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन जाती है। अच्छा, चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। वो आंकड़े जो बीजेपी को नौतन में इतना पावरफुल दिखाते हैं, ये नंबर्स ही असल में उस मजबूत किले की नींव हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी चैलेंजर के लिए आसान नहीं। तो सवाल यही है, कितनी ऊंची हैं ये दीवारें। 2025 के इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार नारायण प्रसाद को कुल जितने वोट पड़े उनका लगभग आधा हिस्सा मिला। सोच के देखिए, इतने टफ कंपटीशन वाले चुनाव में करीब करीब 50% वोट ले जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। जीत का जो मार्जिन था वो था 10% से भी ज्यादा। इसे आप एक 10 पॉइंट की दीवार समझ सकते हैं जिसे किसी भी ओपोनेंट को फांदना पड़ेगा। ये मार्जिन सिर्फ जीत पक्की नहीं करता, बल्कि ऑपोजिशन को एक साफ मैसेज देता है कि मुकाबला एक तरफा था। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि ये कोई वन टाइम लक नहीं था। पिछले दशक में रूलिंग पार्टी का सपोर्ट ना सिर्फ मजबूत रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता ही गया है। देखिए इस ट्रेंड को, ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर इस किले का राज क्या है? इसका जवाब है ईबीसी प्लस गठबंधन। ये एक बहुत ही पावरफुल सोशल इंजीनियरिंग है। इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी अति पिछड़ा वर्ग, जिनकी आबादी स्टेट में लगभग 36% है, उनके वोटों को पार्टी अपने कोर अपर कास्ट सपोर्टर्स के साथ जोड़ती है। यही वो फॉर्मूला है जो एक सॉलिड वोटर बेस बनाता है, और यही उनकी लगातार जीत की बुनियाद है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर किले में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। तो अब इन बड़े बड़े नंबर से हटकर जमीन पर उतरते हैं, असली हकीकत देखते हैं, क्योंकि इन मजबूत चुनावी आंकड़ों के पीछे लोगों की गहरी नाराजगी भी छिपी है। इन नंबर्स के पीछे इंसानी कहानियां हैं, निराशा और असंतोष की कहानियां। ये एक लाइन, चीनी मिल हमारी उम्मीदों का कब्रिस्तान है, ये लाइन चनपटिया शुगर मिल के बंद होने से जुड़ी जो गहरी निराशा है ना, उसको पूरी तरह से बयान करती है। वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, वो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन और खोए हुए मौकों का सिंबल बन गई। बहुत से लोगों के लिए ये एक बेहतर फ्यूचर का वादा था जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो देखिए, 3 बड़े मुद्दे हैं जो नौतन के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। पहला, गंडक नदी से आने वाली तबाही मचाने वाली बाढ़। दूसरा, बंद पड़ी चनपटिया चीनी मिल। और तीसरा, नौजवानों के लिए नौकरियों की जबरदस्त कमी। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका असर हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके फ्यूचर पर पड़ता है। और बस यहीं पर कहानी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप सोचिए, इतनी शिकायतों के बावजूद 2025 में वोटिंग एक हिस्टोरिक लेवल तक पहुंच गई, 72.51%। लेकिन अजीब बात यह है कि ये गुस्सा रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं निकला, बल्कि इसने तो मौजूदा लीडरशिप के सपोर्ट को और भी मजबूत कर दिया। ये अजीब पैराडॉक्स है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर ये निराशा एक पनिशमेंट वोट में क्यों नहीं बदली। और देखिए, यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसी स्थानीय शिकायतों पर चर्चा करते हैं तो एक जिम्मेदारी और सम्मान के साथ जानकारी पर आधारित बातचीत करना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मतभेदों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। तो इस मजबूत किले को भेदने के लिए ऑपोजिशन को क्या करना होगा? इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत है, एक नए ब्लूप्रिंट की। सवाल यह है कि आखिर इस ऊंचे किले को गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये स्लाइड उस बुनियादी बदलाव को दिखाती है। देखिए, पहले कैंपेनिंग कैसे होती थी, बड़ी बड़ी रैलियां, स्टेट लेवल के मुद्दे, सब कुछ टॉप डाउन होता था। लेकिन अब
अब असली लड़ाई गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में लड़ी जाती है, हाइपर लोकल समस्याओं पर लड़ी जाती है, भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कहानियां बनाकर लड़ी जाती है। सोच के देखिए, पानी की कमी पर भोजपुरी में बनाया गया एक छोटा सा वीडियो एक बड़ी रैली के भाषण से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो ये रहा वो 3 फेज स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, बिल्ड द ग्राउंड टीम, यानी स्थानीय पार्टी वर्कर्स को फिर से एक्टिव करना और हर घर की मैपिंग करना। स्टेप 2, सेट द लोकल नैरेटिव, मतलब एक गन्ना घोषणा पत्र जैसा कुछ बनाना और भोजपुरी इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल करना। और स्टेप 3, एक्टिवेट द वोटर्स, यानी अपने सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एक मल्टी टच सिस्टम डिप्लॉय करना, बिल्कुल एक घर बनाने जैसा। पहले नींव, फिर डिजाइन और फिर उसको बनाने वाली टीम। चलिए अब नॉर्टन की इस केस स्टडी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंडियन डेमोक्रेसी के बड़े ट्रेंड्स के बारे में क्या बताती है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये आज की इंडियन पॉलिटिक्स का एक छोटा सा मॉडल है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आज की राजनीति में नए किंग मेकर्स कौन हैं? पहला, कास्ट प्लस वेलफेयर, यानी एक मजबूत सोशल कोएलिशन और सरकारी लाभों का असरदार डिलीवरी का कॉम्बिनेशन। दूसरा, डिजिटल अब हाइपर लोकल है। नैरेटिव की जंग अब नेशनल टीवी पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्थानीय भाषाओं में जीती जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऑर्गेनाइजेशन इज एवरीथिंग। एक डिसिप्लिन लोकल टीम के साथ साल के 365 दिन जमीनी काम करना इवेंट बेस्ड कैंपेनिंग को हमेशा हरा देता है। ये हैं इस खेल के नए नियम। जो इन्हें समझेगा वही आगे बढ़ेगा। और हाँ, जैसे जैसे पॉलिटिक्स ज्यादा डेटा ड्रिवन हो रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए DPDP एक्ट जैसे कानूनों के तहत वोटर डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है। डिजिटल दौर में वोटर का डेटा एक बहुत बड़ी ताकत है और इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे राजनीति डेटा और लोकल संगठन पर इतनी ज्यादा निर्भर होती जा रही है, उन बड़े राष्ट्रव्यापी विचारों का क्या होगा जो कभी चुनावों की पहचान हुआ करते थे? जब हर लड़ाई हाइपर लोकल हो जाएगी, तो क्या हम उन बड़े आइडियाज पर बहस करना छोड़ देंगे जो एक देश के तौर पर हमें जोड़ते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।